नमस्कार मित्रों, जीआरजी में स्वागत है आपका। जब सर्वप्रथम हमने ये मुहिम चलाई और कहा कि हम गांव के हर एक उस युवा तक पहुंच बनाएंगे जो ग्राम पंचायत में वर्तमान में सरपंच की दावेदारी कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज हमारे बीच में पश्चिमी राजस्थान के इस बाड़मेर के बॉर्डर इलाके से सटे गांव सारला से अलग और नवसर्जित पंचायत जाटो का बेरा के सरपंच दावेदार श्रीमान श्याम जी सारण जो है वो उपस्थित है। श्याम जी, आपका तो सबसे पहले जीआरजी में स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस नए चैनल के लिए और नए युवाओं को एक नए आयाम देने के लिए जो आपने शुरुआत की उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद और आशा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे युवाओं को आप अवसर दें, उनकी बेबाक आवाज़ प्रत्येक स्टेज तक पहुंचे और वो अपनी बात मुखर और प्रखर स्वरूप में आपके बीच में रख सके और अपने मुद्दों को जनमानस के बीच में पहुंचाए, ऐसा आप अवसर दें। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। वैसे तो हमारी ये पहली शुरुआत है, आप हमारे जीआरजी स्टूडियो में पहले गेस्ट है, पहले अतिथि है और हमारा सौभाग्य है कि आप आज पधारे। श्याम जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका परिचय जो है वो आप दें, आपकी शिक्षा और किस स्तर तक हो रखी है और ग्रामीण क्षेत्र में आप किस प्रकार ऊपर उठे, आज आपने जो ये कदम बढ़ाया है पंचायत राज चुनाव की ओर। हाँ, तो मैं बाड़मेर जिले के अंतर्गत सबसे सीमा के अंतिम छोर पर स्थित गांव जाटो का बेरा, वहाँ का मूल निवासी हूँ। और प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूलों में हुई और 9th के बाद 10th 11th मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौटन है सीनियर स्कूल। उस समय यहाँ सीनियर स्कूलें बहुत सीमित अवस्थाओं में थी और स्टाफ की भी कमी थी, तो किसान बोर्डिंग हाउस में रहते हुए वहाँ से की। और पुनः 12th क्लास कुछ आर्थिक स्थितियाँ जो सक्षम स्तर की नहीं होने के कारणवश वापस सारला में चला गया। वहाँ से 12th करने के बाद में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, बीएसटीसी, बीए, बीएड और एमए तक की शिक्षा ग्रहण की। और इस समय में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए जो संघर्ष करते करते इस पड़ाव तक पहुँचना हुआ। और उसके बाद में निरंतर 12-13 साल से निजी क्षेत्र के छात्रावासों का प्रबंधन करने का हमें अवसर मिला और हमने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को आगे लाने का प्रयास किया और इस प्रकार स्वयं भी संघर्ष की राह से चले और आज वर्तमान में गांव के युवाओं को संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ाने का हमारा जो संकल्प है उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मतलब इतनी अच्छी शिक्षा आपने प्राप्त की, काफी संघर्षों को जी करके आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके बाद भी मतलब आपने कोई सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं की, आप राजनीति की ओर कैसे बढ़ गए? बहुत बार इस चीज़ों में प्रयास किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ भाग्य की बात करें तो कई ऐसी वैकेंसी आई जिसमें चयन होने के बावजूद भी कोर्ट में चली गई, या ऐसी स्थितियां थी जहां कट ऑफ के अंतर्गत कुछ न कुछ मार पड़ी है। तो संघर्ष बहुत किया, लेकिन उसमें वहां सफलता अर्जित करना हमारे लिए पर्याप्त या मुमकिन नहीं रहा होगा। और उसके बाद में हमारा हमेशा जनमानस के प्रति संघर्ष की राह पर चलना हमारा ध्येय रहा है। और उसके आधार पर गांव के लोगों की समस्या को सुनते हुए हमेशा उनके लिए प्रयास करते रहे। और अभी पिछला जिला परिषद का चुनाव भी हमने लड़ा था, उसमें स्थितियां अनुकूल नहीं रही, लेकिन अब की बार जनमानस से कुछ ऐसी सलाह मशविरा लेकर के इस प्रकार का एक कदम बढ़ाने की इच्छा है। ये तो निर्णय मतलब जनमानस करेगा। यूं कहें तो आपने शुरुआती दौर में ही संघर्षों को जी करके और ग्रामीण क्षेत्र से युवाओं और ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं को लेकर के मतलब उनकी आवाज को मजबूत करने का ध्येय आपके मन में बचपन से ही जग गया। बिल्कुल है। मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि इस राजनीतिक क्षेत्र में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं, किसको अपना गुरु मानते हैं और क्या रीजन रहा है इसका? मैं राजनीतिक के क्षेत्र में बात करूँ तो लगभग मेरी समझ 2003 का जो चुनाव था उस समय चौटन विधानसभा से अब्दुल हादी और गंगाराम जी चौधरी चुनाव लड़ रहे थे। उस समय से समझ थी। एक बार मुझे वो वाकया याद है, गंगाराम जी रात को हमारे ग्राम पंचायत में करीबन 12 बजे उस सभा को संबोधन करने के लिए आए और महज उस समय उम्र हमारी होगी 12-13 साल। उस सभा को भी देखा और उनके अंदर जुनून था। तो उस समय के नेताओं की जो सोच थी उसको भी देख करके हमें और वर्तमान के क्रांतिकारी नेतृत्व का भी हमें बहुत कुछ आदर्शता के रूप में देखने को मिला। और मैं पर्टिकुलर कहूँ तो राजनीति के अंदर वर्तमान की स्थिति में हनुमान बेनीवाल जी हैं, वो हमारे आदर्श है। और आदर्श होने का रीजन और कारण यही है कि वो हमेशा जनमानस के लिए सच्चाई के साथ
हर मुद्दे के सच्चाई के साथ, प्रखर आवाज के अंदर, और सच को गरीब को गणेश मान करके सच्चाई रखते हैं और सच्चाई के साथ हर लड़ाई लड़ते हैं। तो इसलिए वो आज के समय में हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। इसी के साथ मतलब जैसे श्याम जी आप हनुमान जी को गुरु मानते हो, तो मतलब व्यक्तिगत रूप से आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का समर्थन करते हैं? बिल्कुल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का समर्थन भी करते हैं, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हम चुनाव भी लड़े थे जिला परिषद का। तो अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है कि हम संगठन की बात करते हुए या कोई हमें गिलानी महसूस हो, बिल्कुल हम बेशक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिपाही हैं, और ये ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि आजीवन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति समर्पित रह करके काम करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि मतलब वर्तमान में जो वर्तमान की राजनीति है, इसमें युवाओं की क्या भूमिका है, युवाओं को क्यों आगे आना चाहिए, क्या रीजन है जिसकी वजह से युवाओं को बढ़ चढ़ करके राजनीति में भाग लेना चाहिए? बिल्कुल, आपका सवाल बेहतरीन है। मेरा मानना ये है कि वर्तमान की स्थिति और परिस्थिति के अंतर्गत युवाओं को राजनीति के अंदर आना चाहिए, और आने का कारण ये है कि आज का युवा वर्तमान के मुद्दों को भली-भांति समझता है, कहीं न कहीं शिक्षित है, विकसित है, वो उन बातों, गाँव के गरीब लोगों की पीड़ा को समझता है, क्योंकि मैं एक युवा होने के नाते मैंने संघर्षों को देखा है, गाँव के व्यक्ति की पीड़ा देखी है, और उसमें पैरवी करने का वर्तमान के युवा के अंदर मादा है, ऊर्जा है, स्फूर्ति है। उन तमाम गुणों को देखते हुए युवाओं को राजनीति के अंदर आगे आना चाहिए और अपनी पैरवी स्वयं करना चाहिए। आज के समय में किसानों की जो दुर्दशा है, उसमें कहीं न कहीं राजनीतिक चेतना की कमी, या फिर युवाओं की जो दुर्दशा है रोजगार के क्षेत्र में, तो कहीं न कहीं अपनी पैरवी मजबूत तरीके से नहीं हुई है। इस वजह से आज की ये स्थितियाँ हैं, और आज का युवा अगर राजनीतिक के तौर पर सक्षम नहीं हुआ, संबल प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो आने वाले समय में इन युवाओं के साथ बहुत कुठाराघात होगा। कहीं ना कहीं वो बात सिद्ध हो रही है कि अपने लिए स्वयं को ही लड़ना पड़ेगा, बाकी जो जिससे पहले उम्मीद की जा सकती थी वो उम्मीदें नाकाम रहती हुई नजर आ रही है। आपका कहने का मतलब है कि उसी वजह से युवाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए। बिल्कुल, व्यक्ति अपने हक और अधिकार के लिए स्वयं आगे नहीं आता है, दूसरे के भरोसे पर कभी भी कोई भी जंग जीता नहीं जाता। आज इतिहास के पन्नों को उठाकर देख लीजिए, वही बादशाह बना है, वही शहंशाह बना है जिन्होंने खुद के अपने हाथ में तलवार थाम करके युद्ध लड़ा है, या सक्षम स्तर पर खुद ने नेतृत्व किया। तो नेतृत्व क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे खुद के अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं होगी, तो दूसरे के ऊपर हम भरोसा करके कभी भी जंग जीत नहीं सकते। इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वर्तमान की जो पंचायती राज चुनाव अपने सामने है और आप भी दावेदारी कर रहे हैं, इसी के साथ पंचायती राज चुनाव यानी धरातल से युवाओं को किस प्रकार से मजबूती प्रदान की जा सकती है कि भाई पंचायती राज चुनाव लड़ करके और वो अपने इस धरातल से, वैसे सरपंच जो होता है गांव का प्रथम नागरिक होता है, तो सरपंच के पद पर रह करके युवा किस प्रकार जो है अपने इन परिस्थितियों को मजबूत करने का काम करेंगे? बिल्कुल, सरपंच होता है वो गांव का प्रथम नागरिक होता है, और सरपंच के हाथ में बहुत कुछ होता है। वो अपने धरातल के अंतिम छोर के पर बैठे हुए व्यक्ति से जुड़ाव रखता है, और जहाँ तक संसद की बात करें या विधानसभा की बात करें, तो उन सभी तमाम जो भी संस्थाएं उनके बीच में एक मध्यस्थता का काम करता है। जनमानस और उच्च अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी की बात करें या विधायक सांसद की बात करें, उनके बीच की कड़ी होती है। तो वो युवाओं को, आज के समय में युवा अपने क्षेत्र के व्यक्ति की बात पहले मानेगा और उच्च स्तर की बात बाद में मानी जाती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में या उस स्तर पर एक सक्षम व्यक्ति है, वो अच्छा नेतृत्व कर रहा है और युवाओं को प्रेरित कर रहा है, तो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि युवाओं के लिए वो प्रेरणास्पद होगा, या युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं वो सक्षम अपने आप को मजबूत बनाने का काम करेगा। श्याम जी को ऐसी कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि आपको जो है पंचायती राज के चुनाव में भागीदारी लेने की आपके दिमाग में ये विचार आया कि मुझे सरपंच पद का चुनाव जो है लड़ना चाहिए, और अपने ग्रामीण क्षेत्र की किन समस्याओं का सामना करके आप मतलब इस पद के लिए तैयार हुए? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारा जो क्षेत्र है वो सीमांत क्षेत्र है। आज की दुनिया में लोग चंद्रमा तक और मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वर्तमान की सीमांत क्षेत्र की बातें करें तो शिक्षा के परिक्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मैं एक आपको बताते हुए मुझे गलानी महसूस हो रही है कि पिछले 7 सालों से विद्यालय कर्मोन्नत हो चुके हैं। यानी 2018 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने उस समय विद्यालयों को कर्मोन्नत किया माध्यमिक के तौर पर। मैं मेरे क्षेत्र के विद्यालय की बात कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। फिर उच्च माध्यमिक के तौर पर 2021 के अंदर वो कर्मोन्नत हो चुके हैं, लेकिन आज तक वहाँ पद स्वीकृत नहीं हो पाना, ये कहीं न कहीं सरकारों की उदासीनता तो है ही, लेकिन
निम्न स्तर की पैरवी, जिस निम्न स्तर की सरकार होती है स्थानीय स्वशासन, वहाँ की कहीं न कहीं कमियाँ दृष्टिगोचर हो रही है। अगर हम लोग सक्षम स्तर पर पैरवी नहीं करेंगे, तो हमारी राजस्थानी के अंदर एक कहावत है, जब तक बेटा रोएगा नहीं, तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाएगी। तो बिल्कुल। हम लोगों को इस चीज़ के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक सक्षम स्तर पर पैरवी करनी चाहिए, चाहे शासन के समक्ष हो या प्रशासन के समक्ष हो। जब तक हमारी पैरवी मजबूत नहीं होगी, तब तक हमारा कोई काम नहीं होगा। तो इसलिए मैं युवा होने के नाते अपने आप को पढ़ा लिखा और सक्षम व्यक्ति मानता हूँ। और मेरा ये मानस है, ये मेरी इच्छा है कि अगर क्षेत्र की जनमानस मुझे अवसर देती है, तो मैं उन तमाम मुद्दे पर बड़ी प्रखर आवाज के साथ अपनी बात रखूंगा और उन बातों पर अमल में लाया जाएगा, और गांव के हर क्षेत्र के युवाओं को और किसानों को, महिलाओं को, बहन बेटियों को उच्च सम्मान प्रदान करने का हमारा प्राथमिकता रहेगी। बाकी ये है कि वर्तमान समय में श्याम जी सरपंच पद के चुनाव को लड़ रहे हैं, और इसमें श्याम जी के पास ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो उन योजनाओं के थ्रू मतलब आप अपने ग्राम पंचायत में विकास को गति देंगे? मेरा हमेशा, मैं एक शिक्षित युवा होने के नाते शिक्षा हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है। अच्छा। और मैंने पहले ही जिक्र किया कि वर्तमान की हमारी ग्राम पंचायत के अंदर सीनियर विद्यालय और केवल 4 शिक्षक है, जिसमें से एक बीएलओ हो गए और एक प्रिंसिपल हो गए। नहीं, तृतीय श्रेणी के शिक्षक है, लेकिन उनके पास जिम्मेदारियां हैं, तो 2 व्यक्ति जिम्मेदारी पूर्वक उन पदों का निर्वहन करते हैं। पीछे 2 शिक्षक के भरोसे 12 क्लासें चल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस विद्यालय के अंदर 2 शिक्षक है, वहाँ की पढ़ाई का स्तर क्या होगा। तो सबसे पहले मेरी जो कार्य योजना रहेगी, वो रहेगी शिक्षा के प्रति। सबसे पहले जहां तक सक्षम स्तर होगा, वहां से पद स्वीकृति का प्रयास किया जाएगा। और उसके बाद में मेरी स्वयं की एक निजी योजना ये रहेगी कि गांव के अंदर जो भी ग्रेजुएट बंदे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं अपना खर्च स्वयं निर्वहन करने का प्रयास रहता है। तो एक इस प्रकार की ग्राम पंचायत के स्तर पर सक्षम निर्णय लिया जाए, और बहुत सारे ऐसे बजट आते हैं जिनका मैनेजमेंट करके हम लोग उन युवाओं को उन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अवसर दें, ताकि उनको हम कुछ बजट भी वहन कर सकते हैं, और कम से कम ऐसे 10 युवाओं को तैयार करके एक ग्रामीण स्तर के अंदर निजी शिक्षकों के माध्यम से हम एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। ये लगना चाहिए कि स्कूल तो वास्तविकता में सरकारी है, लेकिन जन सहयोग के माध्यम से, एक कुशल नेतृत्व के माध्यम से और अच्छी सोच के माध्यम से हम वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारी प्राथमिक कार्य योजना रहेगी। दूसरी चीज़ें मैं बात करूँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य के हालात हैं आज के समय में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत दयनीय स्थितियां हैं। जैसे सामान्य बुखार आता तो उसको सीधा जिला अस्पताल तक का सफर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की कई बार ये चीजें भी देखने को मिली है, जैसे किसी को बुखार आ गया है उस समय एक सामान्य स्थिति में, और जिला अस्पताल तक, यहाँ अपने ग्रामीण क्षेत्र में ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में मतलब कमियां होने की वजह से जिला अस्पताल तक जब तक व्यक्ति को पहुंचाया जाता है, तब तक वो बीच में ही दम तोड़ देता है। बिल्कुल, हालात प्राप्त या चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत दयनीय स्थितियां हैं। तो मैं जिक्र कर रहा था कि क्योंकि मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र की बातों को ही आपके समक्ष अधिक रखने का प्रयास करूंगा। 2014 के अंदर जाटो का बेरा जो राजसव गांव था, उस समय उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हुआ और 15-16 के आसपास बनकर तैयार हो गया। 16 आज 2025 चल रहा है, करीबन 9 साल का समय अवधि बीत चुकी है। करीबन 10 से 12 लाख का वहाँ सरकार ने व्यय किया, भवन बना करके तैयार किया, लेकिन 12 साल में आज तक उसका ताला नहीं खुला। कहीं न कहीं मतलब वो जैसे था वैसे ही पड़ा है। वैसा वैसा, ना तो कोई पद स्वीकृत है। अगर पद स्वीकृत है तो वो कहीं और से मॉनिटरिंग हो रही है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे हमारी सारला ग्राम पंचायत बहुत पुरानी ग्राम पंचायत है, और वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लंबे समय से है, तो उसकी हालात जैसे 3 डॉक्टर स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति में वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। और भी कई ऐसे घोटाले किए जा रहे हैं। जैसे मैं बताऊं कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना, उस योजना के तहत बहुत सारी 128 के आसपास की प्रकार की दवाइयां हैं जो सरकार निःशुल्क प्रदान करती है, लेकिन हमने कई बार देखा है, उनसे ये जवाब मांगा कि आपने कितनी बार उस निःशुल्क दवाई की पैरवी करी, तो वहां से कोई पैरवी नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही? कि वहाँ जो एएनएम है या फिर जो एमएन सेकेंड है या इस प्रकार के जो भी लोकल लेवल के व्यक्ति है, तो वो अपनी दवाइयां बेच करके अपना कारोबार चलाने के लिए सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार का कारोबार चलाया जाता है और गांव के लोगों को लूटा जा रहा है। सरकार एक प्रकार से कह रही है कि हमारी ये योजना है, लेकिन वो योजना धरातल स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। मतलब यूं देखे तो
कहने के नाम पे 128 प्रकार की बिल्कुल दवाइयां फ्री सरकार दे रही है, बिल्कुल परंतु अक्सर कई बार हनुमान बेनीवाल कहते हुए मिलते हैं कि दोनों सरकारों की जो है संवेदनाएं मर चुकी है। तो मतलब वो चीज कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हुए स्पष्ट होती है। बिल्कुल धरातल स्तर पर जो हनुमान बेनीवाल जो मुद्दे रखते हैं वो हम्म। धरातल स्तर के मुद्दे रखते हैं, वास्तविक अंतिम छोर पर लोगों की स्थितियां क्या है वो रखते हैं और हमेशा सच्चाई और बेबाकी के साथ रखते हैं। तो वास्तविकता में ये स्थितियां हैं, गांव की चिकित्सा व्यवस्था के हालात बहुत दुर्लभ है और इसका मैं जिम्मेदार मानता हूँ वो है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय शासन या प्रशासन जो भी है वो अपनी बात अपनी पैरवी खुद नहीं कर पाते हैं। आज के समय में सरपंच का पद है या पंचायत समिति का पद है, तो इन दोनों का हम्म। सरपंच का काम केवल महानरेगा तक, टांके निर्माण तक ही सीमित हो हाँ चुका है। मतलब ये चीज और अपने को बहुत अधिकतम देखने को मिलती है कि अ, सरपंच ज्यादातर टांकों का निर्माण करवाते टांकों हैं। निर्माण के सिवाय सरपंच की कोई अपनी जिम्मेदारी हम्म। नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एक सरपंच की भूमिका क्या होनी चाहिए। और पंचायत समिति सदस्यों की आज हम बात करें कि वो भी एक स्थानीय शासन के स्वशासन के रूप में आता है, तो उनकी केवल और केवल भूमिका केवल प्रधान पद का निर्माण तक हो जाती है। प्रधान पद निर्माण के बाद यानी प्रधान बनाने के बाद में पंचायत समिति सदस्य का कोई महत्व नहीं है, जबकि उनके पास बहुत सारे पावर होते हैं। 2 से ढाई पंचायत का वो नेतृत्व करते हैं, वहाँ की जनता का कुशल नेतृत्व करके वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन कभी भी समिति की जो भी बैठक होती है उसके ऊपर वो कभी भी बोलते हुए नजर नहीं आए। इसमें मेरा एक ये सवाल रहेगा, आपने जब स्थानीय स्वशासन की बात की ना, तो मेरे दिमाग में बहुत अच्छा सवाल आया कि आप किस प्रकार का स्थानीय स्वशासन में सुधार चाहेंगे। बिल्कुल, एक गांव का नेतृत्व करता अगर सुधार चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे मैं बात करूं कि आज के समय में छोटी पंचायतें बन चुकी, तो वहां से 5 से 6 वार्ड होंगे। तो हम अपने अपने वार्ड के जो भी चुन करके वार्ड पंचायत, सबसे पहला मेरी ये प्राथमिकता है, चुनाव होने के बाद चाहे कोई भी सत्ता में आए, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, चाहे अपने पक्ष का व्यक्ति जीत के आए या विपक्ष का व्यक्ति। तो उसके बाद सबको साथ में लेकर के प्रत्येक व्यक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करके गांव के क्षेत्र के लोगों की समस्या क्या है उनके लिए प्रति माह एक बैठक, जबकि सरकार ने तो न्यूनतम 3 बैठकों का निर्धारण कर चुका, 4 बैठक होनी चाहिए साल के अंदर। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रत्येक माह के अंदर एक बैठक रखें उन पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ, ग्राम सभा के साथ साथ और भी जो महकमे हैं, सरकारी महकमे हैं, उनके नेतृत्वकर्ता ने जिनके हाथ में बागडोर है उनको साथ बिठाएं, जो समस्या है उन समस्या को सुने और जितना हो सके उस समस्या का निराकरण करने के लिए सक्षम स्तर पर, चाहे शासन के समक्ष हो या प्रशासन के समक्ष हो, आप बड़ी मजबूती के साथ पैरवी करें, बार बार उनको ये अवगत करवाएं कि इस समस्या का आपको निराकरण करना ही होगा। तो आप निरंतर प्रयास करेंगे, प्रयास के समक्ष ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप अविजय या आप वहां हताश हो जाते, पराजित हो जाते, बार बार प्रयास करने से जीत संभव है। वास्तव में अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और ये बात सुन पा रहे हैं, तो मैं आपसे और विशेष करके ये जीआरजी परिवार चाहेगा कि आप भी अपने क्षेत्र में इस प्रकार का एक मतलब शिक्षित युवा तैयार कीजिए जो सरपंच पद के लिए तैयार, और आप उन्हें जिताइए और सरपंच बनाइए कि वास्तव में उनके दिमाग में किस प्रकार की योजनाएं हैं, वो अपने ग्रामीण क्षेत्र को किस प्रकार मजबूत करने का कार्य करेंगे। आपसे मेरा अगला ये सवाल रहेगा कि मतलब वर्तमान समय में देखा जाए तो महिलाओं की जो स्थिति है अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर विशेष करके, और बाड़मेर की बात करें तो यहाँ नेतृत्व के लिए महिलाओं को बहुत पीछे पछाड़ा गया है, बहुत कम महिलाएं नजर आती है नेतृत्व करती हुई। तो आप इसमें किस प्रकार का सुधार करेंगे, महिलाओं को आगे लाने में आपकी किस प्रकार की भूमिका रहेगी एक सरपंच के पद पर होते हुए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज के समय में जैसे हम या सृष्टि में देखें तो जितना भागीदारी महिला की सुनिश्चित होनी चाहिए उतनी पुरुष की होनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं महिला को हाशिए पर धकेला गया, वो चीजें अपने को देखने को नहीं मिलती है, कहीं न कहीं धकेला गया। तो यहाँ शिक्षा का अभाव रहा है। मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ उस क्षेत्र में अगर बात करें तो खेल के क्षेत्र से मैं बात करूं, हमारा एक वीर तेजा पब्लिक माध्यमिक विद्यालय सारला है। अच्छा। तो वहाँ की बालिकाओं ने जो परचम लहराए हैं वो इस सीमांत क्षेत्र के या चोटन विधानसभा क्षेत्र के किसी बालिकाओं ने नहीं। लगभग 7 से 8 बालिकाएं हैं हैंडबॉल के अंदर, हैंडबॉल जो हमारा गेम है उसमें 9 बच्चियां हैं जो नेशनल लेवल पर खेल करके आई है। प्रति वर्ष 12 से 13 या 14 हमारी ग्राम पंचायत की बच्चियां हैं, इस बार 16 बच्चियों ने राज्य स्तर पर भाग लिया। तो खेल के परिक्षेत्र में पहले से ही हमारा गांव सक्षम है, और उसमें मैं ये अपने बड़े भाई साहब भारताराम जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो संघर्ष हर समय
महिलाओं के इस बालिकाओं शिक्षा के लिए, शिक्षा और खेल दोनों के लिए प्रयास करते हैं। और हमारा भी हमेशा प्रयास रहा है कि बच्चियों को अधिक से अधिक शिक्षा से जोड़ें। और जो भी जैसे अब वर्तमान में 50% कर दिया तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में महिलाओं की भी जो आरक्षण व्यवस्था है, तो अधिक से अधिक बच्चियों को पढ़ाई के क्षेत्र में बीएसटीसी करवाएं और उसके माध्यम से सरकारी जो भी है उसके अंदर आगे बढ़ाएं। और इसके साथ साथ एक एनआरएलएम जो योजना है या समूह सहायता वाली योजना है उसके अंदर उनको प्रेरित करें और उस योजना के माध्यम से स्वयं का समूह सहायता तो वर्तमान में ये काफी प्रचलन में है। स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीण परिक्षेत्र में बहुत सारे ऐसे इनकम के सोर्सेज हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी प्रेरणा की कमी है या लोग हिचकिचाते हैं कि अगर महिला इस प्रकार से कार्य करेगी तो क्या होगा। वर्तमान में देखिए हमारे बाड़मेर की महिला शक्ति के रूप में रूमा देवी इंटरनेशनल लेवल पर अपना परचम लहरा रही है, तो क्यों न हम ऐसी संस्थाओं से संपर्क साधें और ऐसी हजारों संस्थाएं उनसे संपर्क करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उनसे मिलवाएं और इस प्रकार की संस्थाओं को स्थापित करके एक जिला प्रशासन और अपने ग्रामीण प्रशासन के बीच में समन्वय स्थापित करके महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो अगर व्यक्ति चाहें तो हर क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता है। और मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि आने वाले समय में मेरे क्षेत्र की बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और आजीविका कमाने के परिक्षेत्र में भी बहुत अव्वल स्तर पर रहे। अगर मुझे ग्राम पंचायत के जनमानस ने ये अवसर दिया तो मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि आने वाले 5 साल के अंदर अंदर जो वर्तमान ग्रोथ रेट है उससे 5 गुना अधिक करके दिखाने का जो संकल्प है वो आप मतलब करके दिखाएंगे। बिल्कुल। बाकी एक चीज ये मतलब बहुतायत मात्रा में देखने को मिलती है कि जो सरपंच उम्मीदवार होते हैं वास्तव में पहले तो देखा जाए तो पंचायत के स्तर पर जो भ्रष्टाचार है ना वो बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। पंचायत राज में बहुत ज्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार है और काफी बार ये सवाल और ये वाक्य है ये भी ट्रेंड कर जाता है सोशल मीडिया पे कि भाई साहब सरपंच जब बनते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता है और जैसे ही वो सरपंच पद पर जीत जाते हैं और उसके बाद में कुछ समय बाद कुछ महीनों में वो ब्लैक स्कॉर्पियो ले आते हैं, हालांकि सरपंच की इतनी सैलरी भी नहीं होती। तो आप इस भ्रष्टाचार को जड़ से कैसे खत्म करेंगे और एक नया आयाम कैसे स्थापित करेंगे? बिल्कुल, आपसे मैंने पहले यही बात की कि युवाओं को अवसर मिलना चाहिए। युवाओं को अवसर मिलने का कारण ही यही है, यानी राजनीति के अंदर अपनी धाक जमा चुके प्राचीन पुराने लोग हैं, वो इन समस्त चीजों को समझ रहे हैं कि किस प्रकार से करना है और कैसे अपने जेब भरने हैं। तो अगर युवा जो वर्तमान में आगे आ रहा है तो उनके अंदर ईमानदारी है, निष्ठा है और काम करने का जुनून और जज्बा है, तो उसके आधार पर उसका पहला कार्यकाल हमेशा यही रहता है। जो भी युवा आगे आता तो प्रथम कार्यकाल उसको जनता के लिए समर्पित रहता है और उसके बाद में उनको ऐसे अवसर मिल जाते हैं। तो इसका कहीं न कहीं केवल सरपंच खुद जिम्मेदार नहीं होते हैं, कहीं न कहीं वहाँ की क्षेत्र की जो जनता का जागरूक होना जरूरी होता है। वो जागरूकता भी होनी चाहिए। एक मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जब सरपंच का चुनाव होता है उस समय जो जनता होती है वो लाखों करोड़ों के उस सरपंच प्रतिनिधि से या उस उम्मीदवार से खर्चा करवा देती है। नाना प्रकार के नशों का सेवन करते हैं, हलवा पूड़ी वगैरह, मतलब अनेक प्रकार की मेरा ये अगला यही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था। तो अगर ये व्यवस्था रहती है, अगर आप खुद उससे खर्चा करवा दो, फिर हम विकास की किस प्रकार से उम्मीद करते हैं। तो हम लोगों को भी ये प्रण लेना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति को इस क्षेत्र में आगे लाएं जो खुद भी खर्चा नहीं करवाएं और उसके बाद में उनसे हर चीज की हम डिमांड करें तो किसी भी प्रकार की संकोच नहीं होना चाहिए। आप खुद पहले उनको इस प्रकार से लूटने का प्रयास करोगे तो ये अवश्य निश्चित है कि वो भी अपना जो अपने द्वारा खर्च किया गया उसको वापस जुटाने का प्रयास करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले जनता को निष्पक्ष बनना चाहिए और जब जनता निष्पक्ष तरीके से उन्हें जिम्मेदारी देती है और उसके बाद में अगर वो इस प्रकार का कार्य करता है तो उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, संपूर्ण जनमानस को एकजुट होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगला मेरा ये सवाल था आपसे कि वर्तमान समय में आप देखो तो मतलब सरपंच चुनाव लड़ते टाणे तो लोग बहुत खूब खर्चो करवा ले सरपंच करो 10-15 दिन तो कार्यालय चलते रहे तो डोडा है, शराब वगैरह, नशे के तो बहुतायत मात्रा में नशो बहुत देखने मिले अपन ने। बाकी गाड़ी घोड़ा खर्चा भी खूब करवाया करे और बींगे बाद में जो है सरपंच कठे आ बात थारी साची है कि भी पैने रिकवर करने लाग जी, पर जिन प्रकार नशे ने बढ़ाओ दे रहा है एने थे सरपंच पद पर रहता हुआ मतलब किन टाइप खत्म करने का प्रयास करोला। बिल्कुल, ये जो परिपाटी है काफी लंबे समय से चल रही है, देख रहे हैं
इसको हम युवा लोगों को या समाज के मोजिज लोगों को भी इसकी पहल करनी चाहिए। ये बहुत गलत है। और वर्तमान में युवा है जो नशे की भ्रम में इस प्रकार बढ़ चुका है कि अपने स्वयं के कैरियर समाप्त कर रहे हैं नशे की लत में पड़ के। तो ये जो पंचायती राज के चुनाव में अमूमन देखते हैं, हम सब लोग देखते हैं कि बहुत सारा नशे की प्रवृत्तियाँ। तो सबसे पहले जो भी चुनाव आ रहे हैं, इसमें जितने भी उम्मीदवार हैं जो आमने सामने हो या कैसे भी हो, तो उनको आपस में एकजुट होकर के एक इस ऐसा संवाद स्थापित करना चाहिए कि इस प्रकार के नशीले पदार्थों का हम बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी रहे। अगर दृढ़ संकल्प के साथ सब लोग इस प्रकार का संकल्प लें और इस प्रकार का प्रयास करें, तो ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, हर चीज़ संभव है। और हम लोग इस बात के लिए आपको विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि हम इस चीज़ से बहुत दूरी बना करके रखेंगे। और मैं मेरे व्यक्तिगत स्वरूप में बता दूँ, हाँ, हाँ। तो मैंने लगभग पिछले 12 साल से सिवाय चाय, चाय ये क्या है कि अमूमन हर घर के अंदर बनती है और एक तो एक नॉर्मल नशा मेहमान है की ये तो। आवभगत के लिए बहुत अनिवार्य हो गई है। तो चाय को छोड़ कर के पिछले 12 साल से किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करना दूर की बात है, हाथ टच नहीं किया। चाहे मेरे से कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति कुछ भी नशीली चीज़ मँगा दे, तो मैं स्पष्ट रूप से उसे मना कर देता हूँ, ये कार्य मैं मतलब किसी नहीं के करूँगा। मंगवाने पर भी आप नहीं लाते हो? बिल्कुल नहीं, उसको इतनी इतनी हाथ सख्त नफ़रत है। हाथ टच नहीं करता हूँ। इतना दृढ़ संकल्पित मैं 12-13 साल से इस काम को कर रहा हूँ। तो अच्छा, मैं अच्छा। अपने क्षेत्र के लोगों को भी यही प्रेरणा देना चाहूँगा, ये संदेश देना चाहूँगा कि आप इन नशीली चीज़ों से दूरी बनाएँ। अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं और अपने आप को अच्छी दिशा में स्थापित करने का प्रयास करेंगे, तो इस नशे की प्रवृत्तियाँ से आपको दूरी बनानी बहुत मतलब ज़रूरी है। हम ये मान सकते हैं कि श्याम जी सरपंच का चुनाव तो लड़ेंगे पर खर्चा उतना नहीं करेंगे जितना बाकी सरपंच करते हैं। बिल्कुल नहीं। करोड़ों रुपए खर्च करके बर्बाद करके चुनाव में भागीदारी लेना ये मतलब उचित नहीं समझेंगे। फिर उसका कोई चुनाव जीतने का कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोग करोड़ों रुपए का वहन करने के बाद में पद या प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, तो आप जनता के प्रति जो वर्तमान में सोच रख रहे हैं, वो सोच कदापि नहीं होगी। हुँ, हुँ। अगर आपको स्वच्छ सोच के साथ जनता का काम करना है, तो आपको सबसे पहले जनता को निस्वार्थ भाव से आपको उस पद या उस सोपान तक पहुँचाना होगा और उस सोपान के तक पहुँचाने के बाद में आपको ईमानदारी के साथ काम करना होगा। और मेरी हमेशा यही हार्दिक इच्छा है कि मैं पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनमानस के उन मुद्दों पर काम करूँ। बिल्कुल भाई, आप भी चाहते हो कि सरपंच हमारे पंचायत क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करे, अच्छे क्षेत्रों में विकास करे और आपकी पंचायत का नाम ऊँचा हो, आपका सरपंच जो है वो भ्रष्टाचार ना करे। तो पहली बात है कि हम स्वयं को निर्णय लेना होगा कि हम उनको किस आधार पे जिता रहे हैं और खर्चा जो है आप सरपंच से कम करवाइए, जिससे वो बेहद जो है प्रभाव पड़ेगा और भ्रष्टाचार जो है उसको खत्म करने का जो है उस क्षेत्र में एक कदम बढ़ाया जा सकता है। बाकी इसी के साथ श्याम जी मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में वैसे बहुत अच्छी बात की, पर उन परिवारों में जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, जिनको शाम का मिलता है, सुबह का नहीं मिलता है, सुबह का मिलता है, शाम का नहीं मिलता, इस प्रकार की चीज़ें भी अपने को इस पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। तो अक्सर अगर ऐसे परिवार आपके पंचायत के क्षेत्र में है, तो उनके लिए आपके क्या विशेष कदम रहेंगे? उसमें सबसे पहले जैसे सरकार के द्वारा एक योजना आरटीई है, तो उसमें बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था होती है। तो मैं उन परिवार के उन विद्यार्थियों को चिन्हित करूँगा, जो हुँ, अपना हुँ। आर्थिक वहन नहीं कर सकते और आरटी के तहत बहुत सारे निजी विद्यालय हैं, उनमें उनका प्रवेश करवाने का प्रयास करेंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे और उनके साथ-साथ कई ऐसी योजनाएँ आती है सरकार की जो भी योजनाएँ, उस योजनाओं को पूर्ण गहराई से उनका अध्ययन करेंगे और उन योजनाओं का परिलाभ देते हुए शिक्षा से जोड़ेंगे। चिकित्सा के अंदर वर्तमान के अंदर अगर बात करें तो 25 लाख तक का इलाज फ्री है निजी अस्पतालों के अंदर। सरकारी अस्पताल तो निःशुल्क है ही, हुँ, लेकिन हुँ। निजी अस्पतालों के अंदर 25 लाख का जो है वो निःशुल्क होता है इलाज। तो ऐसे लोगों को प्रेरित करेंगे। अमूमन पिछले मैं 5 साल की बात करूँ तो करीबन 60 से 65 ऐसे यूनिट में ब्लड डोनेट अपने लोगों के लिए करवाए हैं, जो विशेष लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन कॉल के माध्यम से विभिन्न हॉस्पिटलों के अंदर। तो डॉक्टरों के साथ भी अपना अच्छा समन्वय रहा है, चाहे निजी क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी क्षेत्र में। तो उनके साथ इस प्रकार का अगर किसी के साथ बीमारी ऐसी हो जाए, तो उसको निःशुल्क इलाज के लिए या अनेकों ऐसी योजनाएँ, जिस योजनाओं के माध्यम से उन्हें उत्थान करने का प्रयास करेंगे। बहुत अधिक ऐसी है, तो हम गाँव के लोगों के साथ संवाद स्थापित करके यानी समन्वय स्थापित करके उस परिवार को ग्रोथ रेट तक लाने का हुँ, प्रयास हो हुँ। हमारा रहेगा। आपका बहुत अच्छा प्रयास है। बाकी अगला मेरा सवाल ये था कि ऐसी कोई योजना
कोई विशेष एक ऐसी योजना जिससे आपका जो गांव है बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है, वो योजना पूर्णतः आपके गांव में लागू नहीं हुई हो, पंचायत स्तर की? बिल्कुल, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन आजीविका योजना है। तो वो उस योजना का डेवलपमेंट मैंने अभी तक अपने ग्राम स्तर पे नहीं देखा है। मैंने अपने ग्राम स्तर ही के क्या सीमांत क्षेत्र में भी नहीं देखा है। तो उसके माध्यम से लोगों को प्रेरित करना, आज स्वयं की आजीविका कमाने के लिए किस प्रकार से अपन कौशल का विकास कर सकते हैं। तो कौशल शिक्षा का अपने विद्यालयों के अंदर कौशल जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। और विद्यार्थियों को अगर सरकारी सेवा में वो नहीं जा पाए तो वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो कौशल विकास का हमारा प्रयास रहेगा। और वर्तमान स्थिति में मैं बात करूं तो बेरोजगारी से बहुत सारे युवा त्रस्त है। और त्रस्त होने का कारण क्या है कि हमारी यहाँ पर जैसे बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी की बात करें तो बहुत सारी रोजगार है, लेकिन हमारा वहां तक पहुंच नहीं है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि अपने वैसे क्षेत्र एक ये भी दावा किया जाता है अक्सर के भाई रिफाइनरी के अंदर तो मतलब अपने यहाँ स्थानीय लोगों को ले ही नहीं रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, कंपनियां बाहर के लोगों को एंट्री दे रही है, यहाँ के लोगों को जो है दरकिनार कर रही है। बिल्कुल ऐसा भी है और ऐसा ना भी है, दोनों चीजें। हमारी वहां तक पहुंच नहीं है। ये एक बात मैं करूं, बाड़मेर के ये जो बाड़मेर जिला मुख्यालय से फिर इस पश्चिमी क्षेत्र के अंदर कोई भी आज के समय में उद्योग का सरकार के द्वारा कोई डेवलप नहीं किया गया है। कोई उद्योग का क्षेत्र है ही नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे जो भी राजनीतिक क्षेत्र के बड़े ओहदों तक पहुंचे, उन्होंने कहीं न कहीं उनकी पैरवी में कमी रही है। तो आप देख लीजिए, बालोतरा के अंदर कपड़ों की अच्छी मिल है, रिफाइनरी का स्थापना है, और भी कई ऐसे उद्योग है जहाँ लोगों को रोजगार सर्जन करने का अवसर मिलता है। तो हम लोगों की, हमारी जो यहाँ के नेतृत्व का था, उनको भी ये पहल करनी चाहिए। और रिफाइनरी के अंदर बहुत सारे हमारे ऐसे ठेकेदार बंधु हैं जो मिलने वाले हैं, उनके माध्यम से अपने क्षेत्र के युवाओं को वहाँ रोजगार दिलाने का प्रयास रहेगा। अमूमन मेरे क्षेत्र के 5 से 7 लोगों को मैंने पहले रिफाइनरी के अंदर रोजगार दिलाने का प्रयास किया, और वो वहाँ काम भी कर रहे हैं, और नए युवाओं को भी वहाँ काम दिलवाने का प्रयास करेंगे। और युवाओं को रोजगार के लिए अन्य क्षेत्र की कंपनियां, उनसे भी संवाद स्थापित करके और उन्हें अवसर देने का हमारा प्राथमिकता रहेगी। श्याम जी, एक ये भी चीज देखी गई है कि अपना वैसे जो राजस्थान ही नहीं, भारत की बात करें तो उसकी अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में किसान जो है वो अपनी अहम भूमिका निभाता है। कृषि एक ऐसा संसाधन है वर्तमान समय में भारत के अंदर, वो पहले से भी है, आज भी ये चीज देखी गई है कि मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में इसकी अहम भूमिका है। तो कहीं ना कहीं अब ये चीजें देखने को सामने आ रही है पिछले लंबे समय से। वैसे पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर 21-22 के अंदर, 23 के अंदर ये भी चीजें देखने को मिली कि लाइट की प्रॉब्लम से किसानों की फसलें खराब हुई। हाल में वही स्थितियां सामने आ रही है कि किसानों को लाइट की समस्या से बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है, फसलें खराब हो रही है इस समय में, वर्तमान में। तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या विचार है कि मुख्य कारण क्या हो सकता है तो लाइट नहीं आने का, और आप सरपंच पद पर रहते हुए किस प्रकार का कार्य करेंगे इस क्षेत्र में सुधार के लिए? बिल्कुल, भारत है वो कृषि प्रधान देश है, और संपूर्ण जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर है। तो अगर कृषि या किसान के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो वो गंभीर मामला है। इस पर हमें चिंतन करना चाहिए, सरकारों को भी संवेदनशील रहना चाहिए। चुनावी समय के अंदर सरकारें, चाहे किसी भी संगठन की सरकार रही, वो बहुत दावे करती है। वादे अलग करती है, और उसके बाद में जो स्थितियां होती है वो अलग होती है। तो सरकारों को कथनी और करनी के अंदर अंतर नहीं रखना चाहिए। और मैंने पहले एक आपसे कहा था कि पंचायती राज के अंदर एक पंचायत समिति सदस्य का जो पद होता है, तो उनका ये हमेशा पंचायत समिति की बैठकों में बैठते हैं, या फिर प्रधान निर्वाचित होने के बाद में जिला परिषद की बैठकों में वो भागीदारी लेते हैं। तो वहाँ प्रखर स्वरूप में अपनी बात रखनी चाहिए, जबकि ऐसा हमारे क्षेत्र में नहीं है। और नहीं होने का या ऐसी समस्याओं का जो कर रहे हैं हम लोग सामना, तो इसका कारण कहीं न कहीं है हमारी पैरवी में कमी है। इसलिए ही हम लोग आपसे आग्रह कर रहे हैं, और जनता से भी ये निवेदन आग्रह कर रहे हैं कि युवाओं को अवसर दीजिए, और अपनी आपकी बात बेबाकी से हर शासन और प्रशासन के समक्ष मजबूती के साथ रखेंगे, हम आपकी पैरवी मजबूती के साथ करेंगे, तो आपके काम संभव हो पाएंगे। जब बोलने वाला नहीं होगा, आपकी पैरवी करने वाला कोई नहीं होगा, तो ये चीज संभव नहीं है। वैसे आपने जब बैठकों की बात की तो ये मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा विचार आ रहा है कि पंचायत स्तर पर जो बैठकें होती है ग्राम पंचायत की, सरपंच के साथ साथ वार्ड पंच भी चुने जाते हैं। बिल्कुल। पर आज तक शायद ही किसी ग्राम पंचायत के अंदर जो है वार्ड पंच की बैठक सरपंच ने ली हो, या फिर उनकी समस्याओं को सुन करके और उस बैठक के अंदर लिए गए निर्णय कहीं शायद बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आप उन बैठकों को किस प्रकार करवाएंगे और
क्या आप उन वार्डकोषों से सलाह मशवरा करके गांव के विकास को गति देंगे? बिल्कुल, ये क्या है, परिपाटी बन चुकी है। पहले में जिस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी सिस्टम हाँ। आ रहा है, तो उस पीढ़ी दर पीढ़ी सिस्टम का फॉलो करें। तो हम लोग नए युवाओं के लिए इसलिए तो आह्वान कर रहे हैं कि हम कुछ बदलाव करें। हम संपूर्ण ग्राम पंचायत के लोगों को या ग्राम सभा को एक साथ लेकर के चलने का मादा पैदा करें। क्या होता है, अमूमन हम ग्राम पंचायतों के अंदर देखते हैं, चुनाव के समय में जो प्रतिद्वंदी होते हैं, उनके बीच में जिस प्रकार से आपसी संघर्ष होता है, वो 5-7 साल जैसे आगामी चुनाव तक चलता रहता। तो हम लोगों को इस व्यवस्था को बंद करके चुनाव संपन्न होने के बाद में परिणाम चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, अगर पक्ष में रहता है तो विपक्षी दल के जो भी व्यक्ति था उनको हमारे साथ लेकर के और पूरे गांव को साथ लेकर के चले। और अगर हमारे विपक्ष में जाता तो हम उन्हें सहयोग करें, सपोर्ट करें, एक दूसरे की टांग खींचने का प्रयास न करते हुए गांव को विकास के दरमियान किस प्रकार विकास की गति प्रदान करें। तो उच्च सोच रखनी चाहिए। हमारी सोच है, विचार है, विचारधारा वो मजबूत और प्रबल होगी, सबको साथ लेकर के चलने की होगी, तब इस प्रकार की संभावना है। आपने व्यक्तिगत मेरे से सवाल किया है, तो मैं मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो मेरा कर्तव्य है ग्राम पंचायत के लिए, उतना कर्तव्य उस वार्ड के द्वारा निर्वाचित वार्ड पंच का होगा। तो क्यों ना मैं उसको अवसर दूं, उस क्षेत्र की जनता ने उसे अवसर दिया है, तो वही जनता, उसी जनता ने मुझे अवसर दिया है या देगी। तो हम लोगों को उनकी भी मान सम्मान और भावनाओं का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करना चाहिए। अभी देखा जाए तो वैसे एक ये सिस्टम आपने पीढ़ी दर पीढ़ी की बात कही कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी बना हुआ है। आज हाल में कोई सरपंच है तो आने वाले समय में उसका बेटा या उसका पोता सरपंच पद के लिए तैयार होता है, गांव वाले भी उनका समर्थन करते हैं। यानी एक तरह से कहें तो अपने लोग भेड़चाल चल रहे हैं। उनको मतलब आप किस प्रकार से जो है दरकिनार करते हुए आप नए युवाओं को आगे लाना चाहेंगे? बिल्कुल, यही तो बात कही मैंने, शिक्षा की या जागरूकता बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति को हमेशा जो अपना परिवारवाद है या कई ऐसी है, निजतावाद है, उसको परित्याग करके सक्षम व्यक्ति कौन है, सही व्यक्ति कौन है, सही दिशा के अंदर गाँव को सही ऊँचाई तक कौन ले जा सकता है, उस स्थिति को चुनना चाहिए। और जनमानस इस प्रकार का निर्णय करेगी, तो अवश्य इस प्रकार के बदलाव होंगे। मैं अमूमन देखता हूँ या हम सब लोग देखते हैं कि हम ऐसे सरपंच का निर्वाचन करते हैं जो हजारों या सैकड़ों लोगों के समक्ष अपनी बात नहीं रख पाते, या ऐसे कई बार प्रोग्राम होते हैं तो उस प्रोग्राम में केवल साफा पहन लिया और वहां से चल दिए, केवल साफा परिपाटी बहुत ज्यादा परिपाटी तक ही सीमित रह गया। हाँ। ऐसे युवाओं को आप क्यों नहीं अवसर देते जो अपनी बात बेबाकी के साथ अपने गांव के मंच पे रख सके, जिला मंच तक रख सके, आपका गौरव बढ़ा सके। आपके गांव की बंदा जब कुछ बात कर रहा हो और आप वहां श्रोता बन करके बैठे, तो आपको गौरवशाली पल महसूस होना चाहिए कि वास्तव में हमने ऐसे युवा को या ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व दिया जो हमारी बात बेबाकी के साथ सब लोगों के समक्ष रखे। इस प्रकार की परिपाटी हमें ताकि आने वाले टाइम में गर्व भी हो उस अपने बिल्कुल सरपंच प्रतिनिधि पर। बिल्कुल। इसी के साथ एक चीज मेरे दिमाग में और भी आ रही है कि पिछले काफी समय से ये समस्या देखने को मिलती है। हाल ही में एक सर्वे के दौरान ये भी पता चलता है कि बाड़मेर के अंदर भूजल स्तर है वो तो बहुत ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ किसानों की जो पानी की समस्या है वो बहुतायत मात्रा में देखने को मिलती है। तो इस समस्या को आप किस प्रकार से दूर करने का प्रयास करेंगे, और इसी के साथ आपका क्या सुझाव है कि सरकार इस पानी के क्षेत्र में कोई विशेष योजना ला करके किसानों को राहत दिलाए? ये बहुत बड़े लेवल की बात है, ये संसद और विधानसभा लेवल की बात है, लेकिन हमारी ओपिनियन यही है कि जो निम्न स्तर का जल स्तर घट रहा है, तो इसमें जल संरक्षण का जो सरकार की योजना रहती है उसको हमें इजाफा करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए। बड़े स्तर पे नालियाँ या तालाब की प्राचीन जो परंपरा थी वो बिल्कुल सही थी। तो जो वर्षा का जल है उसका संरक्षण किया जाए, उसको खेती के रूप में काम लिया जाए। और इसके साथ साथ में एक भारत सरकार की योजना है, पीएम किसान निधि योजना, जो उसके तहत सरकार 6,000 रुपये लगभग किसानों के खाते में डाल रही है। क्यों न उस योजना के माध्यम से नदी जोड़ करके प्रत्येक खेत तक नदियों का और ये जल पहुंचाया जाए, तो हर क्षेत्र में मतलब नहरीकरण के माध्यम से किया जाए, तो फिर जो किसानी है वो बढ़ेगी और भारत की अर्थव्यवस्था वो मजबूत होगी। तो इस प्रकार का दृढ़ संकल्प वादे सरकार ने कई बार किए हैं, मोदी सरकार ने भी किए, प्राचीन सरकार ने भी किए, लेकिन वादों के ऊपर अमल करना चाहिए। इस 6,000 से किसान का भला नहीं होने वाला है, केवल वो कुछ समय के लिए उसको एक बार खुशी महसूस होगी, लेकिन नदी से नदी जोड़ करके नहरीकरण किया जाए तो वास्तव में देश का किसान है वो समृद्ध होगा। इस प्रकार की विचारधारा हम रखते हैं।
जो पिछले कुछ टाइम में अपने को ये भी चीज देखने को मिलती है कि राज्य सरकार के द्वारा पहले किसानों को अनुदान दिया जाता था फसल खराब होने पर, अतिवृष्टि अनावृष्टि जो भी समस्याएं होती थी उसमें जब फसल खराब हो जाती थी तो राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता था। पिछले कुछ समय में ये चीजें देखने को मिल रही है, हालांकि ये समस्या गहलोत सरकार से शुरू हुई है। जब गहलोत सरकार थी उस समय आधे कार्यकाल के बाद जो है ये अनुदान मिलना बंद हो गया था। हाल में किसानों के खाते में वो अनुदान नहीं आया है। जब फसल खराब हो जाती है किसान इंतजार करता रहता है कि कहीं ना कहीं सरकार सहायता करेगी। उसमें आपका क्या सुझाव है कि सरकार को वास्तव में किस प्रकार जो है इस क्षेत्र में कदम उठाना चाहिए, और इसी के साथ आप एक सरपंच पद पर होते हुए किसानों की आवाज को किस प्रकार मजबूत करेंगे? कृषि क्लेम की 2021-22 का जो क्लेम नहीं मिला था उस समय हमारे बाड़मेर से ही कृषि केंद्रीय मंत्री थे कैलाश चौधरी, उनके समक्ष हमने कई बार पैरवी भी की। जैसे मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से संबंध रखता तो हमारे संगठन के स्तर पर भी हमारे सुप्रीमो में ने भी कई बार इस चीज़ का प्रयास किया और अमूमन हम प्रयास करते रहते हैं। ये उच्च लेवल का मुद्दा है लेकिन पैरवी करना हमारा प्राथमिकता है। हम उस कहीं चीज ना को कहीं मुझे प्राथमिक ऐसा लगता है कि ये सवाल आपसे इसलिए किया गया कि आवाज जब गांव से उठेगी ना धरातल से, तभी जाकर के जो है अपने इस मामले पर अपन सुधार कर सकते हैं। अन्यथा अपन सोच रहे हैं कि भाई नेता नेता ही कर लेंगे तो वो होना संभव नहीं है। बिल्कुल इस स्तर पर हम लोग क्या करेंगे, हमारी ये प्राथमिकता है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र से सरपंच चुने जाएंगे या जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे उनके साथ एक समन्वय स्थापित करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे और सब लोग मुखर आवाज के अंदर सभी एकजुट होकर के जो उच्च स्तर के जो सत्ता के अंदर भागीदारी निभा रहे हैं उनके समक्ष रखेंगे और बड़े स्तर पे पैरवी करेंगे। किसानों की पैरवी के लिए जहां भी अवसर मिलेगा वहां हम पीठ दिखा करके भागने वाले नहीं, सीना तान करके किसानों के साथ, चाहे बिजली का मुद्दा होगा, चाहे कृषि क्लेम का होगा, चाहे अनुदान का होगा या कोऑपरेटिव के क्षेत्र में किसानों के साथ बहुत सारे घोटाले हुए हैं। उनके हमारे पास बहुत सारे प्रमाण भी है। कई बार इस चीज़ को लेकर के हमने जिला कलेक्टर या फिर उससे सक्षम अधिकारियों तक ये बात भी रखी, लेकिन कहीं पैरवी में हमारी विफलता रही है या फिर सरकार की उदासीनता रही है तो वहाँ सक्षम स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो उस मुद्दों पर भी हम लोग प्रयास करेंगे और कोऑपरेटिव स्तर के जो घोटाले हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाइयाँ की प्रयास करेंगे। इसी के साथ वर्तमान में जो पर्यावरण की दृष्टि से अपन बात करें तो वैसे तो अपन देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो पर्यावरण है वो नष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से सोलर प्लांट, बाहर की कंपनियां आ रही है, सोलर प्लांट भी लगा रही है। हालांकि जिन लोगों ने ये जमीन उनको दे दी थी कंपनियों को, आज वो भी पछता रहे हैं, उनको भी पछतावा हो रहा है इस विषय पे, भाई दे दी, गलती कर दी। परंतु कहीं ना कहीं लोग उनसे सीख नहीं ले रहे हैं बल्कि इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे पर्यावरण जो है नष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप पर्यावरण संरक्षण को लेकर के अपने ग्राम क्षेत्र में किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने का प्रयास करेंगे? बाहर की कंपनियों का आपने जिक्र किया तो विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, नए आयामों के लिए कई चीज़ें बहुत आवश्यक होती है, वहाँ करना भी पड़ता है। लेकिन हम लोगों की सरकार की कई ऐसी योजना होती है जिसमें पौधारोपण की योजनाएं होती है, तो उसके तहत विभिन्न प्रकार के जो उच्च क्वालिटी के पौधों का रोपण करके या गोचर भूमि है या फिर जो इस प्रकार की सुरक्षित वन सुरक्षित जमीनें हैं वहाँ पर पौधारोपण का प्रयास करेंगे और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। कम से कम पौधों को कटाई हो और इसका संरक्षण कैसे हो, इसके लिए जो भी योजनाएं होगी, नई योजनाएं बना करके या अपने लोगों के साथ समन्वय स्थापित करके इसका संरक्षण का प्रयास करेंगे। पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि गर्मी का स्तर है वो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो ये संपूर्ण पर्यावरण के लिए कहीं न कहीं चिंता का विषय और इस पर हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए और अच्छी तरीके से पर्यावरण संरक्षण में सबकी भूमिका या भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। श्याम जी, ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से, जिससे मतलब कहीं ना कहीं लोगों का झुकाव श्याम जी की ओर है? देखो, हर व्यक्ति सार्वजनिक रूप से समाज के लिए, मतलब हर वर्ग हर तबके के लिए निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेदभाव के ऐसा कोई कार्य समाज के हित का? हर व्यक्ति अपना कुछ न कुछ बेहतर करने के लिए प्रयास करते हैं और विभिन्न आयामों में हम भी ऐसा प्रयास करते रहते हैं। जैसे मेरी हमारे साथ प्राथमिकता रही किसी व्यक्ति के बीमार होने की स्थिति में, तब उसकी सहयोग देने वाला कोई नहीं होता। तो उस स्थिति में मेरा हमेशा, चाहे जिला अस्पताल में उनका काम हो या फिर अन्य किसी निजी अस्पतालों में, तो वहाँ मैं हमेशा उपस्थित रह कर के लोगों का सहयोग करने का प्रयास करता हूँ। या कई बार ऐसे लोगों के अपने फ़ोन आते हैं कि हमें ब्लड की आवश्यकता है, तो वहाँ पर
लोगों के अंदर एक विश्वास सा पैदा हो चुका है कि अगर हम उस व्यक्ति को याद करें तो हमारा काम हो जाएगा आसानी से, और उस काम को लेकर के हम हमेशा अनवरत रूप से प्रयासरत रहते हैं। और भी खेल के क्षेत्र में भी हम लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं अपने गांव की बेटियां को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा विश्वास है कि गांव के लिए जितनी सोच के साथ, एक श्रेष्ठ सोच के साथ आगे बढ़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है, तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि गांव के युवा तरुणाई और किसान हैं वो हमें कहीं न कहीं अपना स्नेह और प्रेम अवश्य प्रदान करेंगे। श्याम जी, आप मुझे ये बताने का प्रयास करें कि मतलब एक अच्छे नेता में किस प्रकार के गुण होने चाहिए? आप एक अच्छे नेता में किस प्रकार के गुणों को देखते हैं? एक नेता के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए और अपनी जनता के प्रति उसका समर्पण भाव होना चाहिए। चाहे कैसी भी स्थिति या परिस्थिति हो, जब जनमानस किसी दुविधा में है और आपको याद कर लिया जाता, तो धैर्यपूर्वक उस व्यक्ति को, सम्मानपूर्वक उस व्यक्ति का, उस जनता का आप सहयोग करें और उनको हमेशा एक शालीन भाषा के अंदर जवाब दें और सभी को साथ लेकर के चलने का प्रयास करें। कई बार कार्यकर्ता जो होते हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन एक नेता के अंदर ये गुण होना चाहिए कि उन कार्यकर्ताओं के अंदर समन्वय स्थापित करें और सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए। तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के साथ-साथ सभी लोगों के साथ संवाद स्थापित करके सही दिशा के अंदर गाँव को या क्षेत्र को आगे बढ़ाने इसी के साथ मेरा आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा कि ऐसी कोई योजना जो किसानों के लिए है, सरकार द्वारा चलाई जा रही है पंचायत स्तर पे, परंतु आज तक वो किसानों तक नहीं पहुंची? ऐसी फिलहाल योजनाओं का मैंने गहराई से अध्ययन नहीं किया है। कई सारी योजनाएँ होती भी है, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन करेंगे और ऐसी अगर कोई सरकार के द्वारा योजना है, तो उसको गाँव तक इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास करें। ऐसी कोई योजना नहीं रहेगी कि सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने उसको विकसित किया लेकिन अपने गाँव तक नहीं पहुँची है। फिलहाल की स्थितियाँ के अंतर्गत, क्योंकि मुझे उतना ज्ञान में नहीं है, कोई ऐसी योजना शेष रह भी गई होगी, लेकिन ऐसी कोई होगी तो उसको इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल श्याम जी, और इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको जीआरजी के साथ बातचीत करने पर कैसा लगा? आप अपना अनुभव जो है किस प्रकार साझा कर रहे हैं? 2 शब्द जीआरजी के लिए। बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों ने तैयार किया और ये गाँव की गूँज के रूप में युवाओं को और इस क्षेत्र के लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करने का आपने जो साहस किया है, जो आपने प्रयास किया है, वो अति सराहनीय है। हमारा संदेश रहेगा आपके श्रोताओं को और नए श्रोताओं को भी ये संदेश रहेगा कि इस प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म पर आप आए हैं, इसको सुनें, समझें और अपनी कोई भी समस्या है इनके साथ शेयर कीजिए। जीआरजी बड़ी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ आपकी बात को जनमानस के साथ, शासन प्रशासन के साथ रखने का प्रयास करेगी। आप लोगों ने हमें यहाँ आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का जो अधिकार दिया, उसके लिए हम जीआरजी परिवार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ आप जुड़े रहिए जीआरजी के साथ और जल्द ही अपने सरपंच की आवाज को सुनने के लिए, उनकी योजनाओं को जानने के लिए जीआरजी के इस कमेंट बॉक्स में आप अपने सरपंच का नाम जो है लिखकर हमें भेजिएगा। हम आपके सरपंच तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और इसी प्रकार युवाओं की आवाज को सुनने के लिए जुड़े रहिएगा जीआरजी के साथ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।